नमस्कार भाइयों बहनों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। सो मैंने इस वीडियो में जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है उससे के जो आपका जीके का पोर्शन है उसके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। गाइस सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक रफ कॉपी और एक पेन ले लीजिए, जिससे आपका कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं फीड हो पा रहा है, यानी आप उसे कैच नहीं कर पा रहे हो तो उसे उसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लिए मैं प्रत्येक प्रश्न को बढ़िया डीपली बता के चलूँगा। सो गाइस पहला क्वेश्चन आपका, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है दाब का मात्रक क्या होता है। इसमें आपसे पूछा है दाब का मात्रक, तो न्यूटन होता है, वोल्ट होता है, हर्ट्ज होता है या फिर पास्कल होता है। तो जो दाब का मात्रक होता है वो आपका पास्कल होता है। अब बात कर लेते हैं न्यूटन की। तो न्यूटन है जो बल का मात्रक होता है और वोल्ट जो आपका विभवांतर का मात्रक होता है। अगर यहाँ पर हर्ट्ज देखें तो हर्ट्ज आपका आवृत्ति का मात्रक होता है। अधिकतर एग्जामों में देखा गया है कि आपसे पूछा गया है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी आपसे पूछा है जो आरबीआई है उसकी स्थापना कौन सी सन में हुई थी। 1955 में हुई थी, 1935 में हुई थी या 1919 में या 1942 में। तो जो आरबीआई है उसकी स्थापना आपकी 1935 में हुई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं इसे। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं 1955 में क्या हुआ था। तो 1955 में आपकी एसबीआई की स्थापना हुई थी, इसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और 1919 में देखा जाए तो जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 1919 में घटित हुआ था, जो आपके पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसमें पूछ लेता है कि इसमें जो गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था। तो जनरल डायर नामक एक व्यक्ति था, उसने गोली चलाने का ऑर्डर आदेश दिया था। अब बात कर लेते हैं 1942 की। तो 1942 में आपका महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। मैं प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरीके से सॉल्व करते चला जा रहा हूँ। आपके समझ में ना आए तो आप वीडियो को स्लोली चलाकर आप मेरे प्रश्नों को नोट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाइयों। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपसे चिल्का झील भारत के किस राज्य में है। यानी आपसे पूछा गया जो चिल्का झील है वो भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आपका जो है चिल्का झील आपके उड़ीसा में है। अब बात कर लेते हैं केरल की। और मैं इसमें केरल में आपकी वेम्बनाड झील है, यानी जो आपकी वेम्बनाड झील है वो केरल राज्य में है। अब बात कर लेते हैं आपकी मणिपुर की। तो जो लोकटक झील है वो मणिपुर में है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नागालैंड की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है कोहिमा, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो जो नागालैंड की राजधानी है वह कोहिमा है। बात कर लेते हैं दिसपुर की। तो ये असम राज्य की राजधानी है। चंडीगढ़ की बात करें तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। और लखनऊ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गाइस आप सोच रहे हो कि ये पैटर्न बहुत ही सरल लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आपकी ऐसी जीके पूछी जाती है नॉर्मल तरीके की। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जय जवान जय किसान का नारा दिया। यानी आपसे पूछा गया है कि जो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है आपका रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो जो जय जवान जय किसान का नारा आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के नारे। तो महात्मा गांधी का नारा है हे राम और भारत छोड़ो। ये महात्मा गांधी के नारे दिए थे, कुछ और भी नारे होंगे। अब बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। अब बात कर लेते हैं रामप्रसाद बिस्मिल की। इन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाखड़ा नागला बांध किस नदी पे है। कैसे हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगर बांध से रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जाम में बनता है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि भाखड़ा नागला बांध किस नदी पे है। तो जो भाखड़ा नागला बांध है ये आपके सतलुज नदी पर है। अगर बात कर ले महानदी पे, महानदी पे कौन सा बांध है, आपको गंगा नदी पे भी पूछ लेता है, कृष्ण नदी पे भी पूछ लेता है। तो आपका जो हीराकुंड बांध है वो आपके महानदी पर है, और जो नागार्जुन बांध है वो आपके कृष्ण नदी पर है। सो गाइस इनके आप स्टेट भी याद करके जाइए कि ये बाला बांध किस राज्य में है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगर डीपली पूछता है आपसे बांधों से रिलेटेड तो आपसे डीपली पूछेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यानी आपसे केरल का शास्त्रीय नृत्य पूछा है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी यक्षगान, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो आज जो आपका मोहिनी अट्टम है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब भरतनाट्यम का बात करें तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। गरबा, गरबा आपका गुजरात का शास्त्रीय नृत्य है। और यक्षगान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका कर्नाटक राज्य का है, यानी जो यक्षगान है वो आपका कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, यानी आपसे पूछा है जो पुस्तक है इंडिका उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो जो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं वो आपके मेगास्थनीज हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी किसके शासनकाल में थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। अब बात कर लेते हैं कालिदास की पुस्तकें, तो मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और भी कुछ इनकी पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में बनती रहती हैं, इनकी भी पुस्तकें याद कर लें। बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की तो इनकी मोस्ट फेमस पुस्तक है आपकी विंग्स ऑफ फायर, जो एपीजे अब्दुल कलाम की है। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, उनकी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो एग्जाम में बनती यानी पूछते जाते हैं वाला प्रश्न, यानी महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक है, तो इनकी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ऑडियंसों को किस प्रकार की वीडियो पसंद है। तो बात कर लेते हैं प्रश्न 8 में आपसे। प्रश्न 8 में पूछा गया है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, यानी आपसे पूछा है कि जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो ये आपकी सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। और सुचेता कृपलानी जी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जी थीं। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। सो गाइस इन चारों प्रश्नों को नोट कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है, यानी आपसे पूछा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है वो लगभग 6 वर्ष का होता है। अगर यहाँ पे बात करें लोकसभा के सदस्य का काल का, जो लगभग 5 वर्ष का होता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे ही बनता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी आपकी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वो पूछता है आपका लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है Na2CO3 10H2O का रासायनिक नाम क्या है। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा। तो इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। वैसे इसका नाम दामन सोडा है।
अब हम बात कर लेते हैं अमोनियम क्लोराइड की। तो इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका सूत्र होता है NaSCO3। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करें CaOCl2, जिसे हम रंजक चूर्ण भी कहते हैं। अब सो गाइस, अमोनियम क्लोराइड होता है वो आपका अमोनियम क्लोराइड आपका नौसादर होता है। NH4Cl को नौसादर कहते हैं। सो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस, मैं बहुत ही स्लोली क्वेश्चन करा रहा हूँ, धीरे धीरे आप आसानी से नोट कर सकते हो जो आपको याद ना हो। आपसे प्रश्न पूछा गया है रैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो कंप्यूटर का एक सिस्टम है रैम, उसका पूर्ण रूप पूछा है आपसे। और उसका पूर्ण रूप होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम सेकंड ऑप्शन बी वाले की बात करें तो ये आपका रोम का पूर्ण रूप है, यानी रीड ओनली मेमोरी। और ये कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स की बात करें तो इस CCC होती है, उसकी फॉर्म है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की, पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो इसे हम PIN बोलते हैं, यानी पिन आपसे पूछा जाता है उसे पोस्टल इंडेक्स नंबर कहते हैं। सो गाइस, आपसे कंप्यूटर का भी एक प्रश्न पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत और चीन के बीच की रेखा है, यानी आपसे भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम पूछा है। तो जो भारत और चीन की बीच की रेखा को आपको मेघमोहर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं डूरंड रेखा की। तो ये भारत, यहाँ पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, शायद अब भारत वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई है शायद। अब बात कर लेते हैं रेड क्लिफ रेखा की। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। जो डूरंड रेखा थी वो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। और जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं। और भारत और चीन के बीच की रेखा को यहाँ पे मेघमोहर रेखा कहते हैं। सो गाइस, जितनी भी रेखाएं यहाँ 10 डिग्री चैनल वगैरह, कुछ 49 डिग्री वगैरह, ये कुछ भी प्रश्न ऐसे भी हैं, उनको भी आप याद कर लीजिए। और सो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ और सभी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, यानी आपसे पूछा है कौन सी विटामिन है जिसके कारण सूखा रोग होता है। तो विटामिन डी के कारण सूखा रोग होता है, जिसे हम रिकेट्स भी कहते हैं। आपसे ऑप्शन विटामिन ए का बता दें। विटामिन ए से आपका रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से होता है आपका स्कर्वी रोग, जिसे मसूड़ों से खून निकलता रहता है। सो गाइस, विटामिनों का आप रासायनिक नाम भी याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैं भी बताता हूँ, विटामिन ए का नाम होता है आपका रेटिनॉल, और विटामिन बी का होता है आपका थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। इनके नाम भी आप आराम से नोट कर लीजिए। सो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत से भाई बहन इस क्वेश्चन में डाउट में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, यानी भारतीय संविधान के आपसे भाग पूछे गए हैं। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 12 है। तो जो भारतीय संविधान में आपके 22 भाग हैं। अगर ऑप्शन में 22 ना दिया हो तो आप 25 लगा सकते हो, यानी 25 भाग आप लगा सकते हो। क्योंकि जो 22 भाग हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जैसे आपका 10 का यानी कुछ तरह का खा लगा कर देते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्ट्स होते हैं। 22 भाग दिए हैं, उन्हीं का एक हिस्सा दूसरा पार्ट होता है। इस प्रकार 25 भाग हो रहे हैं। तो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कभी कभी यहाँ ये भी पूछ लेता है कि कितने अनुच्छेद हैं। तो आपका 395 अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद को ही लगाएं, क्योंकि अनुच्छेद भी इसी प्रकार पढ़े हैं क ख लगाकर। जैसे कि आपका कुछ भी कर दिया जाए, जैसे 200 का क लगा दिया जाए, कोई से भी कर दिया जाए, वैसे आपके 448 शायद अनुच्छेद हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाइयों। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो जो फीमर हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और बात करते हैं स्टेपीज की, तो स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और आपसे प्रश्न बनता है एग्जाम में कि टीबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो ये टीबिया नामक हड्डी आपके पैर में पाई जाती है। यकृत की बात की रही जाए तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यकृत। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है कालीबंगन भारत के किस राज्य में है। तो जो आपका कालीबंगन है वो आपके राजस्थान में है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कालीबंगन का अर्थ क्या है। तो कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ।
और आपसे पूछता है एग्जाम में कि रोपड़ कहाँ है वगैरह, तो रोपड़ आपके पंजाब में है, यानी जो पंजाब में आपका रोपड़ है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं। गुजरात का बात करी जाए तो गुजरात में आपका लोथल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। हरियाणा का मुझे याद नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से चीन की मुद्रा है, तो जो एन एन यहाँ पे गलत हो गया है, एन की जगह पे आप युआन कर लीजिए, युआन, यानी जो चीन की मुद्रा है वो युआन है आपकी। अगर बात करते हैं पाउंड्स की तो ये इंग्लैंड की मुद्रा है। और डॉलर की बात करें तो आपकी अमेरिकन डॉलर जैसे बोलते हैं, तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। रुपया तो आप जानते ही हो, भारत है, नेपाल है, चीन, भारत नेपाल है आपका, पाकिस्तान वगैरह, इनमें सभी में रुपया चलता है उनकी कंट्री का। जैसे हम बोलते हैं भारतीय रुपया, नेपाली रुपया, इनमें रुपया चलता है। सो गाइस, चीन की मुद्रा यहाँ पे युआन हो जाएगी। अगर हम बात करें एन की, तो एन आपकी जापान की मुद्रा है। लगता है मुझे शायद जापान की मुद्रा अब चेंज हो गई है, जापान की मुद्रा का दूसरा नाम हो गया है। सो ये एन आपकी जापान की मुद्रा है। सो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपसे पूछा गया है शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं माइकोलॉजी, तो जो कवकों के अध्ययन को यहाँ पे माइकोलॉजी कहते हैं, और जो ऊतकों का अध्ययन होता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, मैं एक बार आपसे फिर से दोहराऊंगा। और जो ऑर्निथोलॉजी होता है उसे पक्षियों का अध्ययन कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि जो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, और जो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, और जो पक्षियों का अध्ययन होता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है संगीत से संबंधित वेद हैं। सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है कि कुल वेदों की संख्या कितनी है। तो कुल वेदों की संख्या यहाँ पे 4 है। अब आपसे पूछा है संगीत से संबंधित वेद, तो जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित वेद है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे पुराना वेद है। कहीं पूछता है कि जो सबसे बाद में बना हुआ वेद कौन सा है, तो जो अथर्ववेद है वो सबसे बाद में बना हुआ वेद है, जिसमें जादू टोना की बातें भी की गई हैं। और कभी कभी प्रश्न ऐसा ही बनता है, वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, गद्य और पद्य, तो जो आपका यजुर्वेद है जो आपके गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। तो गाइस, एक बार फिर से बताता हूँ कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, और सबसे बाद में बना हुआ वेद अथर्ववेद है। गद्य पद्य में लिखा हुआ वेद आपका यजुर्वेद है, और जो आपका संगीत से संबंधित वेद है वो आपका सामवेद है। सो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई। जो आपसे पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ये आपकी फुटबॉल है, उससे आपकी संतोष ट्रॉफी रिलेटेड है। यानी जो आपके संतोष ट्रॉफी फुटबॉल मैच फुटबॉल से रिलेटेड है। आपसे पूछा है कि नौका दौड़ की एक इम्पोर्टेंट बहुत ही ट्रॉफी है, जैसे बेलिंगम ट्रॉफी कहते हैं, वो नौका दौड़ की है। आपकी टेनिस की भी याद कर लीजिएगा, टेनिस की शायद वेयर कप वगैरह, बैटन कप वगैरह टेनिस की होंगी, इनको भी आप याद कर लीजिए। मुझे ये ध्यान भूल गया है, सभी की एक जगह नोट करके आराम से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पेपर में प्रश्न बनते रहते हैं। क्रिकेट का आपका एसएज कप होगा, वर्ल्ड कप हो गया, आपका आईपीएल भी पूछ सकता है। इस तरह के क्रिकेट से संबंधित विजय हजारे ट्रॉफी, इस तरह की क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफियाँ बनती रहती हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपकी जो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने तक आपकी जो है जीके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। गाइस, ध्यान रखना, उसमें ज़्यादा डीपली आपकी जीके नहीं पूछी जाती है। अधिकतर स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं, कम से कम 20 प्रश्न, 19 से 20 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के पूछे जाएंगे। और जो आपके 1 से 2 करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके 3 प्रश्न कुछ डीपली डाल दिए जाएंगे। यानी वो ऐसे प्रश्न होंगे जो लगभग अधिकतर भाइयों पे नहीं आएंगे। तो आपको डरना नहीं है कि ये वाले प्रश्न रह गए, ज़्यादा तुक्का बुक्का नहीं लगाना है। आपसे जितने भी प्रश्न बने उनको ही हल करके आएँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता है, उसमें नंबर कट जाते हैं। सो गाइस, मैं वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।